मैं तो यह है कि पार्टी को मजबूत कर रहा हूं और अपने एतबार से मैं तैयारी कर रहा हूं कि मुझे इलेक्शन जोकीहाट से लड़ना है कि 1 साल 1 टर्म भी पूरा ना करे, छोड़कर भाग जाए पैसों के लालच में या किसी और ओहदे के लालच में। तो ऐसे लोगों को पार्टी कैंडिडेट नहीं बनाएगी इस बार। है आपको 4 मरतबा मौका दिया जनाब, आपने कुछ नहीं किया है तो अभी आप क्या कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि टक्कर मैं क्या दूंगा, आवाम खुद ही टक्कर दे देगी है। लेकिन इन नेताओं ने कुछ नहीं किया। इन नेताओं ने सिर्फ एक काम तो किया है, किसी के यहाँ खतना हो जाए तो सबसे पहले नजर आएंगे, कहीं मौत आ जाए तो जनाजे की नमाज में आगे सब में नजर आएंगे, कहीं पर शादी में भोज खाना हो तो मटन खाने के लिए सबसे पहले टेबल में बैठ जाएंगे अपने चेले चपाटे को लेकर। कभी उम्मीद यही है, अल्लाह के अलावा मुझे यहाँ से कोई नहीं हरा सकता अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया। है कि मैंने इतना करप्शन और घोटाले को देख करके मैंने रास्ता चुना है, लेकिन आज की तारीख में सियासत को इतना गंदा बना दिया है, इस रास्ते को इतना बदनाम कर दिया है। हाय, मेरा नाम इरशाद शेख है और आप देख रहे हैं इरशाद की रिपोर्ट। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले लगभग सभी ज़िले के सभी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव को लेकर हर पार्टियों में हलचल शुरू हो गई है। साथ ही साथ जो भी विधानसभा से पिछले कई सालों से पार्टी के लिए मेहनत और काम कर रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि इस बार चुनाव में अपनी किस्मत को आजमा कर एमएलए विधायक बनने की कोशिश की जाए। और लगभग सभी पार्टी के तरफ से और सभी पार्टी के नेताओं की तरफ से टिकट पाने की हर तरह की दावेदारी कर रहे हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनका नाम हम में से जो है हर कोई जानते हैं, जिनके कामों के बारे में हम में से हर कोई जानते हैं, जो दीन से जुड़े रहे, खास करके सीमांचल बिहार लगभग पूरे देश दुनिया के लोगों को दीन से जोड़ने के लिए, दीन की बातें लोगों को बताने के लिए हमेशा हर जलसा हर प्रोग्राम में जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्हें लगा कि समाज में बदलाव लाने के लिए सियासत में अच्छे लोगों का आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए 2017 में जो है इन्होंने AIMIM का दामन थामे और साथ ही साथ 2020 में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो इनको लगा कि समाज में सुधार लाने के लिए पार्टी के साथ साथ पावर की भी ज़रूरत होगी। और इस वजह से इन्होंने 2020 में जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के दावे किए। लेकिन उस समय पार्टी और इनके बीच किस तरह की कम्युनिकेशन हुई, किस तरह इन्हें मनाया गया कि ये चुनाव नहीं लड़ पाए। लेकिन जब एक बार 2025 में फिर से विधानसभा चुनाव है तो ये 2025 के विधानसभा चुनाव लड़ने के ख्वाहिशमंद है और मजबूत दावेदार भी है, क्योंकि इनका मानना है कि ये हर तरह से काबिल, लायक और कैपेबल है कि जो जोकीहाट विधानसभा जो क्षेत्र है यहाँ से AIMIM को जीत दिला सकते हैं। तो कई सवालों के जरिए हम इनसे ही जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार 2017 से लेकर 2025 तक इनके बीच AIMIM और इनके बीच का जो ताल्लुक किस तरह बेहतर रहा और आगे क्या कुछ होने वाला है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तक पहुँचे, दिल की गहराई से आपके लिए मुबारकबाद। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि हर मजलिस में, हर जलसा में, हर प्रोग्राम में आप गए, लोगों को अवेयर किए, जागरूक किए, दीन के करीब लाए। आखिर ऐसी कौन सी नौबत आई होगी या कोई खास वजह रही होगी कि आपने सियासत का रास्ता अपनाया? सियासत का रास्ता, सियासत का असल मतलब है, ये इस्लाम ने ये लफ्ज़ सियासत को दिया है दुनिया को, और सियासत का मतलब होता है खिदमत करना। लेकिन आज की तारीख़ में सियासत को इतना गंदा बना दिया है, इस रास्ते को इतना बदनाम कर दिया है कि सियासत का मतलब आते ही आदमी के जहन में वो सारे करप्शन, वो सारे बेईमानी, वो सारे झूठ नज़रों के सामने आ जाते हैं जो आज देखने को मिल रहा है। वरना ये तो खिदमत खल्क़ का एक बहुत आसान सा रास्ता है जो तारीख़ हमें बताती है। और लेकिन यह है कि आजकल गलत लोगों ने इसको इतना गलत बना दिया है, इस लफ्ज़ को इतना बदनाम कर दिया है कि इसका कुछ गलत ही मतलब लिया जाता है। इसीलिए मैंने सोचा कि चूँकि इसी सियासत के गलत इस्तेमाल से हमारे जोकीहाट विधानसभा जो सीमांचल के इलाके में आता है, ज़िला अररिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक बड़ी आबादी यहाँ पर मुस्लिम माइनॉरिटी की है, लेकिन इनको उनका हक़ बिल्कुल नहीं मिला है। पटना से बिहार के गवर्नमेंट से जो इनको हक़ हुकूक मिलना चाहिए था, नहीं दिया गया है, और इस सियासत के रास्ते से इनका हक़ दिया जा सकता था। तो मैंने जब अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद जब इधर का इरादा किया तो मैंने देखा कि सियासी एतबार से हमारा जोकीहाट सीमांचल यकीनन यतीम और मिस्कीन है। इसीलिए मैंने सोचा कि इस प्लेटफॉर्म पर आकर
कम से कम लोगों को जो उनका हक बहुत 1967 से लेकर आज तक नहीं मिला है, वो हक हम उनको दिला सकें। इसीलिए मजबूरन, हालांकि हमारा तालीमी मैदान है, हमारा स्कूल भी जलता है, वालिद मोहतरम भी हमारे गवर्नमेंट टीचर थे, और हमारी पूरी फैमिली अभी भी कम से कम 3-4 लोग तो गवर्नमेंट टीचर हैं, और यह कि तालीमी मैदान में हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन यह कि मैंने इतना करप्शन और घोटाले को देख करके मैंने रास्ता चुना है, और यही उम्मीद है और इसी ख्वाहिश से, इसी नीयत से कि करप्शन जो इतना फैलाया गया हमारे सीमांचल खुसूसन जोकीहाट के अंदर, सियासी रहनुमाओं के ज़रिए से, खुसूसन एक आम आवाम के ज़रिए से नहीं, बल्कि आवाम ने तो जोकीहाट को तरक्की दी है, बल्कि जितने भी ताजिर हैं, कारोबारी हैं, उन्होंने जोकीहाट को मजबूत किया है। लेकिन खोखला अगर किसी ने किया है तो हमारे जोकीहाट के नेताओं ने खोखला किया है। तो इसीलिए मजबूती के साथ, मजबूरी की वजह से मुझे उस रास्ते को अपनाना पड़ा है, और मैं इसी नीयत के साथ मैदान में डटा हुआ हूँ। जैसे तालीमी जर्नी को छोड़ करके जब आप पॉलिटिकल करियर की शुरुआत किए, तो यकीनन पॉलिटिकल जर्नी में जो है प्रमोशन के लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर अगर है तो वो इलेक्शन है। लेकिन 2020 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़े और 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ने के ख्वाहिशमंद है, तो आपको किसी भी तरह के आसार है कि इस बार पार्टी आपको ही टिकट देगी? हाँ, पिछले बार तैयारी भी थी हमारी और सब कुछ तकरीबन समझिए हो चुका था, लेकिन यह है कि पार्टी का निज़ाम, पार्टी का प्रोटोकॉल जो होता है उसको मानना भी पड़ता है। तो इसीलिए उस वक्त किसी वजह से पार्टी इस तरह का फैसला हुआ, तो मेरे किस्मत में नहीं था लड़ना, तो हमने सब्र किया। सब्र के साथ साथ में पार्टी को हमने जिताया भी। पार्टी का कैंडिडेट यहाँ से पहली मरतबा फाइट की और पार्टी यहाँ से कामयाब हुई। उसके बाद लेकिन वो लोग चले गए बैरकैफ। लेकिन इस बार ये है कि मैं पूरी ताकत के साथ और पूरी मजबूत इरादे के साथ मैदान में हूँ, और कभी उम्मीद यही है, अल्लाह के अलावा मुझे यहाँ से कोई नहीं हरा सकता अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया। ये माहौल यहाँ का बना हुआ है, और इस बार मैं इंशाअल्लाह पूरी तैयारी के साथ मैदान में हूँ और पार्टी को मजबूत कर रहा हूँ कि इस नौयत में हमने पार्टी को यहाँ पे अभी तक पहुँचाया है। हालांकि बड़े पुराने राजनेता यहाँ पर रहे, उन लोगों का कब्ज़ा रहा है, लेकिन यह है कि अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई है, क्योंकि आवाम अब जान चुकी है कि जो नेता कुछ करता नहीं है तो उसको जिता कर फ़ायदा क्या है। इसीलिए आवाम यहाँ पर नई पार्टी और नए चेहरे को देखना चाहती है, और ऐसे कैंडिडेट को देखना चाहती है कि जिनकी ज़िंदगी बिल्कुल करप्शन से पाक हो, घोटाले से पाक हो, जो कुछ कर सकता हो। और आवाम का बड़ा हिस्सा मुझे वो कहते हैं कि मौलाना आप आइए, आप तो कम से कम इतना तो होगा कि एक आलिम दीन अगर इस जगह पर आ जाएगा, वो कम से कम लिफाफा लेना देना बंद कर देगा, जो गलत तरीके से लिए जाते हैं ब्लॉक के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर, पुलिस स्टेशन, पुलिस थाने के अंदर में, ये सारी चीज़ें। अभी हम कल गए थे एक प्रोग्राम में, इधर पलासी में, मोनिया बस्ती में हम गए वहाँ पे, तो वहाँ के लोगों ने कहा कि मौलाना 4 घंटा हमें पलासी के हॉस्पिटल में लाइन में लगना पड़ता है, लाइन में खड़ा होना पर्ची के लिए 4 घंटा, कम से कम 15-15, 20-20 मिनट एक आदमी को पर्ची देने में टाइम लगाते हैं। जिस पर्ची की कीमत 1 रुपए है उसको उससे 5 रुपए वसूलते हैं। ये बदगुमानी है, ये करप्शन है। इन्हीं चीज़ों को ख़त्म करने के लिए लोग चाहते हैं कि एक नया शफाफ चेहरा आए, तो ऐसा आदमी आए जो करप्शन को यहाँ से पाक और पवित्र कर सके हमारे जोकीहाट को। उसी तैयारी के साथ में मैं इरादा कर रहा हूँ। जैसे अभी आपने कहा कि पॉलिटिक्स में आने के पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि पॉलिटिक्स को जो है गंदा बना दिया गया है। सियासत में बहुत सारी चीज़ें जो है गलत होने लगी है। इस वजह से हम जैसे लोगों को पॉलिटिक्स में आना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे जिस तरह की राजनीति गढ़ी गई है, परंपरागत तरीके से राजनीति हो रही है, तो आपको लगता है कि इस तरह के पॉजिटिव बदलाव लाना पॉसिबल है आज के दौर में? देखिए, पॉजिटिव बदलाव ने आवाम ने ले आया। आवाम सन 2020 के अंदर ही पॉजिटिव बदलाव ही की वजह से पतंग को वोट किया, बैरिस्टर साहब को मजबूत किया, उसका कैंडिडेट यहाँ से जीता। हाँ, ये है कि बहुत ज़माने से एक ही फैमिली के लोग रहे हैं, पिछले बार भी उसी फैमिली से बनाए गए, लेकिन इस उम्मीद के साथ उनको वोट नहीं दिया, इस उम्मीद के साथ में कि चलिए पार्टी अलग है, हो सकता है कि कुछ बेहतर काम होगा। लेकिन ये है कि उन्होंने वफादारी उनसे नहीं हो सकी, वो किसी दूसरी प्लेटफॉर्म पर चले गए। लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि जोकीहाट के अंदर में जो पुरानी राजनीति चल रही थी, उसकी हालत बिल्कुल बदल चुकी है। अब यहाँ पर सारी चीज़ें, सब लोग ये चाहते हैं कि बस तब्दीली होनी चाहिए, तब्दीली के मिजाज में है
नेता बदलिए, तरक्की होगी इलाके की। ये बात लोग अब समझ चुके हैं। अब किसी खूंटा या किसी परिवार को देखकर लोग वोट नहीं करेंगे, जो कि पिछले साल सन 2020 के अंदर में ये चीज़ यहाँ के लोगों ने करके दिखाया है। और इस बार तो और ज़्यादा बड़ी तादाद में इंशाल्लाह यहाँ से मजलिस का कैंडिडेट हमारी पार्टी कामयाब होगी। तो इस उम्मीद के साथ हम लोग जाते भी हैं और लोगों से सुनने को भी मिलता है। तो इंशाल्लाह बेहतर रिजल्ट आएगा जोकीहाट का। जैसे जब आप जोकीहाट की बात कर रहे हैं, यकीनन यहाँ की लोगों को उम्मीद है कि अब हर तरह से जो है जोकीहाट में बदलाव होने वाले हैं और चुनाव के लिए जनता बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ के जोकीहाट के लोगों के लिए कोई खास आप मैसेज कन्वे करना चाहेंगे जिससे चुनाव के टाइम जो है उनका माइंडसेट क्लियर हो जाए? बस मैं तो यही कहूँगा यहाँ के आवाम को कि सबसे पहली बात तो दिमाग में एक चीज़ बैठा लीजिए कि नेता जब तक नहीं बदलेंगे आपका मसला हल नहीं होगा। आज जो आपसे रुपए लिए जा रहे हैं 14-14, 15-15 हज़ार रुपए एक FIR रजिस्टर कराने के लिए और एक केवाला मोटेशन कराने के लिए 7-7, 10-10 हज़ार रुपए लिए जाते हैं। आपको जाति निवासी प्रमाण पत्र अगर बनाना है 300-300 रुपए लिए जाते हैं और राशन कार्ड बनाने में 2500 रुपए आपसे लिया जाता है। ये क्या है? ये फजूल, ये सब घोंस के जरिए से होता है, ये करप्शन है। अगर इन चीज़ों से आपको मुक्त होना है, बचना है, रास्ते अगर आपको ठीक चाहिए, तो नेता अपने घर से ये सब चीज़ें नहीं देता है। सरकार के योजनाओं में है, सड़क सही करा के वो देगा। और ये जो करप्शन को रोकना है तो एक MLA, एक विधायक अपने उंगली चुटकियों में ये सारी चीज़ें ठीक कर सकता है। मैं यहाँ के आवाम को ये कहूँगा कि नेता बदलिए। ये जितने भी करप्शन और घोटाले का आप डेली शिकार हो रहे हैं, इंशाल्लाह वो आप नेता बदलिए, 10 दिन के अंदर ये सारे जितने भी खाने पीने वाले हैं ना, जो PC और TC खा रहे हैं आजकल, इंदिरा आवास के अंदर में देख लीजिए 10-10, 20-20 हज़ार रुपए लिए जाते हैं। क्या उनके नाना का, उनके दादा का, इन नेताओं का? वो तो गरीब के नाम पर आता। शर्म भी नहीं आती उन लोगों को खाने और पीने के लिए। तो इसीलिए ये मानेंगे नहीं। अब उसी गद्दी पर, उसी कुर्सी पर बैठकर ये चीज़ें 10 दिन के अंदर में इन खाने और जितने भी खाने वाले हैं जो करप्शन और जो घूस खाते हैं, उनके मुंह में ताला और चाबी सबसे पहले इंशाल्लाह मैं लगाने का काम करूंगा, अगर हमको आवाम ने यहाँ मौका दिया तो। जैसे अभी आपने कहा कि AIMIM का कैंडिडेट यहाँ से कामयाब होगा इंशाल्लाह, लेकिन अगर मानिए यहाँ के लोगों की पसंद मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब है और पार्टी ने अगर उन्हें टिकट नहीं दिया, तो किस तरह के शक्ल यहाँ पर बनेंगे? देखिए, मुझे पार्टी से बिल्कुल बेहतर उम्मीद है और चूँकि आपसे पहले पिछले बार भी पार्टी ने अच्छा फैसला समझ कर किया, लेकिन यह है कि वहाँ पर रिज़ल्ट उसका ख़राब निकला। अब इस बार ऐसा नहीं होगा कि नहीं जनाब, कोई बहुत पुराना नेता है या पुरानी राजनीति उनकी रही है, उसको देख करके हमें पार्टी से अच्छी उम्मीद है। पार्टी बेहतर कैंडिडेट को चुनेगी हर जगह से, जो पार्टी को कामयाबी दिला सके, जो पार्टी में रह सके। हमें इस हुस्न ज़न के साथ हम आज भी हैं और पार्टी से बेहतर उम्मीद के साथ में हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह जोकीहाट में भी अच्छा कैंडिडेट का इंतखाब होगा। जैसे अभी आपने कहा कि पॉलिटिक्स में आने से पहले आप जो है तालीम से जुड़े हुए थे, यहाँ के बच्चों को सही एजुकेशन देने के लिए हर तरह की कोशिश में लगे हुए थे। तो अगर मानिए आप किसी पावर में आते हैं, आपको किसी भी तरह की, चाहे विधायक हो या किसी और पोस्ट के ज़रिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, तो यहाँ के एजुकेशन के लिए अगर आप आज एक स्कूल है आपके पास और उसके ज़रिए आप लोगों को जो है, बच्चों को जो है एजुकेट करने का काम कर रहे हैं, तो एजुकेशन के मामले में आप किस तरह का स्टैंड लेंगे अगर आप विधायक बन जाते हैं, आपको अगर टिकट मिल जाती है? देखिए, तालीम तो मैं इसको कौम को तरक्की की तरफ ले जाने के लिए जो बेसिक चीज़ है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो तालीम है। यही वजह है कि मेरी पढ़ाई बाहर हुई है। मैं बाहर से फ़रागत के बाद डिप्लोमा हमने जब बेंगलोर में कंप्लीट किया, जब हम यहाँ पे आए तो हमने सबसे पहला काम जो शुरू किया वो तालीम ही के एक स्कूल में हमने पढ़ाया। उसके बाद फिर हमने एक दीनी नहज पर एक स्कूल हमने कायम किया। तालीम के मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम कर रहा हूँ और जहाँ तक हो सकेगा, जहाँ तक मेरे अंडर में आएगा, जहाँ तक मेरी वुसात होगी गवर्नमेंट के तरफ से, बल्कि एक MLA के फंड में या उनके अंडर में जहाँ तक उनको अथॉरिटी होगी करने की, मैं तालीम के मैदान में बिल्कुल बखालत नहीं करूँगा, बल्कि दिल खोल कर काम करूँगा। इसलिए कि नेल्सन मंडेला ने कहा था, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही है, वो है तालीम का रास्ता। तो इसलिए तालीम बहुत ज़रूरी है। आज तालीम
की बड़ी उसके सुविधाएं नहीं हमारे यहाँ। अभी हमारे बच्चे डीएलएड भोपाल से क्यों करते हैं? आप अपने हमारे सीमांचल के अंदर में वो सारी फैसिलिटीज क्यों आसानी के साथ प्रोवाइड नहीं की गई? वहां डीएलएड के लिए बच्चे एक एक महीना रह कर वहां एग्जाम देने जाते, इतनी दूर एक डायरेक्ट ट्रेन में जा भी नहीं सकते, दो दो तीन तीन जगह ट्रेन बदलना पड़ता है। क्या वो सारे बीएड कॉलेज आसानी के साथ में हम सीमांचल में नहीं ला सकते? लाया जा सकता था। आर्टिकल 371 के तहत भारत के संविधान में एक कानून है जिसके अंदर लिखा गया है कि अगर कोई इलाका गरीब है तो उसको इस आर्टिकल के तहत उसको पैकेज दिए जाए। तो 371 के तहत सीमांचल के लिए तकरीबन 30 से 32 हजार करोड़ रुपए का पैकेज बनता है। अगर ये पैकेज अलाट कर दिया जाता तो आज सीमांचल में ट्रेनिंग कॉलेज भी होती, मेडिकल कॉलेज भी होते, और हमारे बच्चे यहाँ से बाहर नहीं जाते पसीना बहा बहा कर, और ट्रेन के अंदर परेशानी को बर्दाश्त करके नहीं जाते। यहाँ पर तालीम का निज़ाम आम होता। यहाँ तो प्राइवेट लोगों ने तालीम के सेक्शन के मैदान में काम किया है, कुछ सुधार पैदा हुआ है, लेकिन इन नेताओं ने कुछ नहीं किया। इन नेताओं ने सिर्फ एक काम तो किया है, किसी के यहाँ खतना हो जाए तो सबसे पहले नजर आएंगे, कहीं मौत आ जाए तो जनाजे की नमाज में आगे सब में नजर आएंगे, कहीं पर शादी में भोज खाना हो तो मटन खाने के लिए सबसे पहले टेबल में बैठ जाएंगे अपने चेले चपाटे को लेकर। लेकिन अगर समाज में तालीम के ऊपर आवाज बुलंद करना हो, समाज के लिए अगर बेरोजगारी को दूर करने के लिए बात करना हो, अगर करप्शन को खत्म करने के लिए ब्लॉक में स्टैंड लेना हो, तो इनके मुंह में दही जम जाते हैं, बोलते नहीं। क्यों? क्योंकि करप्शन इन्हीं के इशारे पे होता है। तो इसीलिए मैं आपके चैनल के जरिए से ये वादा करता हूँ कि अगर मुझे मौका मिला, अल्लाह की तरफ से और आवाम ने सपोर्ट किया, तो मैं तालीम के मैदान में भी और जहाँ तक हो सकेगा जो मेरे उसमें बस में होगा, मैं उनके अंदर ज़र्रा बराबर कमी नहीं करूँगा। वो मुकम्मल चीज़ों पर मैं इंशाअल्लाह पाबंदे अमल करूँगा। जैसे अभी आपने कहा बेरोजगार, और यकीनन खास करके सीमांचल के लिए यहाँ के जो नौजवान हैं पलायन करके देश विदेश में जॉब करने के लिए जाते हैं। तो मानिए कि मैं मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब से नहीं बल्कि एक विधायक से बात कर रहा हूँ, और विधायक बनने से पहले उनके पास यहाँ के जोकीहाट या सीमांचल में जो भी युवाएं हैं, जो भी नौजवान हैं, उनके जॉब के लिए उनके पास किस तरह के प्रपोजल है, प्लान है, ताकि आगे जो है 5 सालों में उसे एग्जीक्यूट किया जा सके। एक मैं उदाहरण आपको देता हूँ। मेरा स्कूल है, 15 टीचर हैं इसमें और 18 मुलाजमीन हैं सारे। उन 15 टीचर में कम से कम 8 टीचर तो ऐसे हैं जो ट्रेंड है बाज़ाब्ता, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये बताइए, मेरा एक पर्सनल इदारा है, बोर्डिंग में बच्चे 200 रहते हैं, वहाँ पर हम कुछ मामूली फीस लेकर पढ़ाते हैं। अभी हमारे टीचर जिन्होंने सन 2011 और 13 में टीटी स्पेशल उर्दू जो नीतीश कुमार जी ने किसी ज़माने में ऑर्गेनाइज किया था, वो टीचर पास किए उस वक्त में, लेकिन अभी तक नौकरी नहीं लगी। अभी हमारे जो प्रिंसिपल साहब थे, मैं उनका नाम अनाउंसमेंट नहीं करूंगा, अभी जाकर उनकी बीपीएससी पास करने के बाद तब जाकर चंपारण में उनकी बहाली हुई है। बाकी उन्होंने 11 में भी पास किया था, 13 के टीटी में भी पास किया था, लेकिन उनको रोजगार नहीं दिया। अगर इसी तरह के छोटे छोटे हर सेक्टर के अंदर में कारखाने लगाए जाएं, तालीमी इदारों को मजबूत किया जाए, तो जो कमी है, ये जो बेरोजगारी है, जितने हमारे पढ़े लिखे नौजवान है, पढ़ा लिखा जो तबका है, उनको जगह मिल जाएगी। एक मेरा छोटा सा इदारा है, इसके अंदर में 15 आदमी कम से कम अपने घर का कुछ तो खर्च संभाल रहे हैं। हमारा प्राइवेट इदारा है, फिर तो सरकार की बात है। अगर सरकार इस तरह जितने भी जो जगहें खाली है, उर्दू की जो बहाली होनी है मेडिकल कॉलेज और हाई स्कूल के अंदर, स्कूलों के अंदर, वो जगह बंद है। अभी हमारे यहाँ देख लीजिए, बोर्ड का कितने, कम से कम पूरे जिले के अंदर में मदरसा बोर्ड 6 है जो बिल्कुल ताला लगा हुआ है। अगर 10-10 टीचर की बहाली होगी तो आप बताइए कितना, 60 लोग आएंगे जो रोजगार में, तालीम के मैदान में आएंगे। तो ये हाल है। मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया है। तो आने के बाद में बहुत सारे रास्ते खुल सकते हैं, हम ला सकते हैं, लड़कर ला सकते हैं, लेकिन जब ऐसे लोगों को मौका मिलेगा तब ना। सिर्फ खतना में जाने वाला या जनाजे में जाने वाला या शादी ब्याह में नजर आने वाले अगर चुने जाएंगे तो उससे तो फिर वही उम्मीद की जा सकती है, वो तो तालीम के लिए कभी लड़ेगा नहीं, वो तो कभी कौम के समाज की तरक्की के लिए बात नहीं करेगा। तो जैसे अभी आपने कहा कि नेता आज के दौर में ऐसे होते हैं, खतना में जाते हैं, शादी में जाते हैं, किसी के इंतकाल में सबसे आगे शब में जनाजे में रहते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब आपने पॉलिटिक्स का रास्ता चुना तो शायद उससे पहले कोई आपके खिलाफ नहीं थे, कोई आपके अगेंस्ट नहीं थे, कोई आपके विपक्ष में नहीं थे, आज होंगे। तो जोकीहाट विधानसभा में जब आप अगर AIMIM की तरफ से चुनाव लड़ेंगे
तो दूसरी पार्टी की तरफ से भी कोई ना कोई मैदान में उतरेगा और आपको टक्कर देने की कोशिश करेगा। तो मैं किसी भी पर्टिकुलर नेता का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनके बारे में आप किस तरह के राय रखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि टक्कर मैं क्या दूंगा, आवाम खुद ही टक्कर दे देगी। रही बात ये कि जितने लोग मैदान में हैं तो उन सबको लोगों ने देख रखा है, सबको देखा हुआ है। आरजेडी का सिटिंग कैंडिडेट, बल्कि एमआईएम का कहिए, वो एमआईएम ही के हैं, एमआईएम के सिटिंग कैंडिडेट थे, आरजेडी में चले गए। उनका काम लोगों ने देख रखा है, पिछले 7 साल से उनको देख रहे हैं, मंत्री भी बने वो। लेकिन यह है कि उन्होंने इलाके के लिए क्या किया है, बोला हम 17 महीने मंत्री रहे, मंत्रालय उनके पास रहे, लेकिन यह है कि उसमें वो तो साफ इनकार करते हैं कि सैलाब ही नहीं आया। खैर, वो तो आवाम बता देगी कि सैलाब आया कि नहीं, आवाम ने बता भी दिया है। उन्होंने क्या काम किया लोगों के सामने है। एक साहब और हैं जो आजकल हर गांव में जा जाकर माइक लगा लगा कर प्रोग्राम कर रहे हैं, उनको भी 4 मरतबा मौका दिया है। वो भी कह रहे हैं कि ये चेहरा वही है, चेहरा पुराना है, नया अंदाज है और कुछ नया करना है। आपको 4 मरतबा मौका दिया जनाब, आपने कुछ नहीं किया है, तो अभी आप क्या कर लीजिएगा? 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, बल्कि एक मरतबा तो शायद 2 मरतबा मिनिस्टर भी रहे हैं वो, नीतीश के उसमें गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी रहे, और 1.5 या 2 साल एमपी भी रहे हैं। तो उनको भी लोगों ने देखा हुआ है। और भी लोग हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि जितने भी लोग हैं सब पुराने हैं, सबको आवाम ने देखा हुआ है। कम से कम 3 को तो देख ही लिया है। मैं एक नया हूँ, नया खून आया हूँ, मुझे मेरे अंदर एक जज्बा है करने का। अगर मैं भी आता 5 साल करके, अगर मैं नहीं करता, तब भी लोग मुझ पे कहते हैं मौलाना आप भी तो आ चुके, आपको मौका मिल चुका है। मैं इसलिए लोगों से कह रहा हूँ कि पार्टी की तरफ से अगर मुझे बनाया जाता है या फील्ड में हूँ मैं, अगर आपके सामने मैं आ जाऊं, तो आप सिर्फ ये देख करके हमें आप सपोर्ट कीजिए कि नहीं, नया आदमी है, ये जरूर काम करेगा। मैं उनसे वादा भी करता हूँ। जैसे अभी आपने कहा कि वो जो है आरजेडी का विधायक नहीं बल्कि एमआईएम का है, और सही बात है। तो जब 5 में से 4 विधायक जो है एमआईएम से आरजेडी में चले गए, तो इस बार जो टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा आला कमान की तरफ से, कहीं ना कहीं वो लोग कंफ्यूज है कि इस तरह की गड़बड़ी ना हो, तो किसी भी तरह की कम्युनिकेशन या फिर डिस्कशन करने की कोशिश की गई है, और जो छोड़ के चले गए उनके लिए कोई खास मैसेज? इसमें देखिए, डिस्कस करने की कोई वो नहीं है, इसमें बात नहीं है। ये तो जाहिर सी बात है कि पूरी एक अक्लमंद आदमी खूब समझ सकता है कि आदमी को एक जगह से जहां नुकसान होता है तो दोबारा वहां कदम नहीं रखता है। इसलिए पार्टी से सारे लोग इस बात पर अच्छी उम्मीद रखते हैं कि ऐसे लोगों को पार्टी में इस बार टिकट नहीं दिया जाएगा कि जो पता चला कि 1 साल 1 टर्म भी पूरा ना करे, छोड़कर भाग जाए पैसों के लालच में या किसी और ओहदे के लालच में। तो ऐसे लोगों को पार्टी कैंडिडेट नहीं बनाएगी इस बार। जितने भी ऐसे लोग हैं वो तो सब खुद दिख जाएंगे कि कौन लोग ऐसे हैं जो पार्टी छोड़कर भाग सकते हैं। तो इसलिए पार्टी से अच्छा उम्मीद रखिए, पार्टी अच्छे कैंडिडेट को ही लाएंगे, और इसमें डिस्कस की कोई बात नहीं है। ये सारे फैसले पार्टी अपने उन कैंडिडेटों के लिए करेंगे कि जो मजबूत और दावेदार होंगे। ये बेहतर फैसला पार्टी की तरफ से होगा इंशाल्लाह। जैसे जो भी विधानसभा क्षेत्र हैं, और खास करके एआईएमआईएम के लिए जो है 2 से 3 दावेदार होते हैं, और मजबूती के साथ सब दावेदारी पेश करते हैं। इसमें कहना कि जो खास करके एआईएमआईएम के जो कोर वर्कर है, जो कार्यकर्ता है, वो कंफ्यूज रहते हैं कि किसी टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी। तो पार्टी के वर्करों को आपको ऐसा खास मैसेज देना चाहेंगे जिससे जो है वो एक जगह बंद कर रहे और पार्टी को और मजबूत करने के लिए और कामयाब करने के लिए मैदान में कोशिश करते रहे? देखिए, ऐसा होता है कि पार्टी जो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो पार्टी के मतलब हिमायती होते हैं। उनके सामने, नज़रों के सामने में कोई भी आए कैंडिडेट, कोई भी आ जाए, तो वो लोग उनको सपोर्ट करते हैं एकदम बिल्कुल आंख बंद करके, इसलिए कि पार्टी ने कैंडिडेट बनाया। कुछ लोग वो भी होते हैं कि जैसे मैं हूँ, तो वो मेरे साथ हैं लोग, तो वो अब ये है मेरे साथ जुड़े हुए, मैं एमआईएम से जुड़ा हुआ हूँ, तो वो इस तरह से आते हैं। तो अब यह है कि अगर मुझे कैंडिडेट नहीं बनाया गया या किसी और उम्मीदवार को कैंडिडेट नहीं बनाया गया, तो उनको एक नाराज़गी होती है कि अरे यार, हमारे मौलाना को या हमारे मुखिया जी को या हमारे फलां साहब को अगर कैंडिडेट बनाते तो ज़्यादा बेहतर रहता, अच्छा रहता। तो इस तरह की बातें होती है, और इस तरह हर एक कैंडिडेट अपनी अलग अलग मेहनत करता है, अलग अलग फील्ड में करता है। इसमें इख्तिलाफ नहीं भी होना ही नहीं चाहिए, बल्कि आप पार्टी के मिशन को, पार्टी के सिंबल को, पार्टी के आइडियोलॉजी को देख करके काम कीजिए। पार्टी
कैंडिडेट को चुने, वो कैंडिडेट को समर्थन कीजिए, मेरा तो ये कहना होता है। अलग अलग अगर आप हो गए, पार्टी अगर किसी को कैंडिडेट बना दिया और आप भाग गए, पार्टी छोड़कर चले गए, तो मैं ये मुनासिब नहीं समझता हूँ, बल्कि उनको समर्थन करना चाहिए। पार्टी अच्छा है तभी तो पार्टी कैंडिडेट अच्छा होता तभी पार्टी उसको चुनती है, और इसको देख करके लोगों को एक साथ रहना चाहिए, इसमें इख्तिलाफ की बात नहीं होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल के जरिए मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जैसे आपने जिस तरह भी पॉलिटिकल जर्नी की शुरुआत की, यकीनन टिकट मिलना, चुनाव लड़ना एक पॉलिटिशियन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो उम्मीद यही है कि टिकट आपको ही मिलेगी, लेकिन मानिए अगर टिकट नहीं मिलती है तो आपके पास कोई प्लान बी है ताकि आप यहाँ के लोगों के लिए कंटिन्यू खिदमत कर सके विदाउट एनी प्लेटफॉर्म? देखिए, मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है, बस मैं तो यह है कि पार्टी को मजबूत कर रहा हूँ और अपने एतबार से मैं तैयारी कर रहा हूँ कि मुझे इलेक्शन जो कि हार्ट से लड़ना है। इस तरह का कोई फैसला होगा तो हमने पहले भी नहीं सोचा था। पहले ऑन टाइम तो हमने कहा कि भाई हमको लड़ना है इलेक्शन, लेकिन उन वक्त में पार्टी की तरफ से इस तरह का फैसला वो हुआ, तो उस वक्त हम देखेंगे अगर इस तरह की इस साल कोई बात होती है तो जब होगा तो उस वक्त तो सोचेंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा, बेहतर उम्मीद है। और इंशाल्लाह आप लोग भी यही वो रखिए कि बेहतर फैसला होगा, जो पार्टी की तरफ से होगा अच्छा फैसला होगा इंशाल्लाह। जैसे अभी आपने कहा कि जो भी पार्टी की तरफ से फैसला होगा अच्छा फैसला होगा, तो एक तरफ जनता है, दूसरी तरफ पार्टी आला कमान है, बीच में आप ब्रिज का काम कर रहे हैं, तो जनता के लिए आप जो मैसेज देना चाहते थे वो दे दिए। पार्टी आला कमान के लिए कोई खास मैसेज, नसीहत या किसी भी तरह की राय देना चाहेंगे? भाई पार्टी आला कमान के लिए हम क्या मैसेज दे सकते हैं, हम लोग तो एक समझे कि वर्कर हैं, बल्कि पार्टी आला कमान का मैसेज हम लोगों के लिए होता है। पार्टी आला कमान अच्छा काम कर रही बिहार के अंदर में, खुसूसन अख्तरुल ईमान साहब हर जगह आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, और हमारे कौमी सदर जो हैं बैरिस्टर साहब, वो भी सदन के अंदर में केंद्र के अंदर आवाज़ बुलंद करते हैं। ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है, हम सब के लिए, मजलूमों के लिए, मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए खुसूसन। इसलिए मैं उनको क्या कहूँगा कि उन सब के ही उसको देख करके हम लोगों में एक ताजगी आती है, हम तमाम लोगों के अंदर में। मैं अपनी अपनी मैं उनको कुछ नहीं दे सकता, उनको मशवरा वगैरह क्या दे सकता हूँ, बल्कि उन लोगों की के डायरेक्शन पे उनके प्रोटोकॉल जो होते हैं वो मिला के वो लोग बनाते हैं, उस हिसाब से हम लोग काम करते हैं। और मैं यही कहूँगा तमाम लोगों से भी कि मिलजुल करके काम कीजिए, पार्टी को मजबूत कीजिए और सीमांचल से पार्टी को कामयाब कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। जी, आपका भी बहुत शुक्रिया।